हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ही अनीका ने उसे इस तरह का सवाल क्यों पूछा था। अनीका के इस सवाल ने रोहित को सोचने पर मजबूर कर दिया था। रोहित काफ़ी देर तक सोचता रहा, पर फिर उसे जब समझ नहीं आया तो उसे लगा कि अनीका ने अगर कोई सवाल पूछा था तो उसका जवाब देना रोहित का फ़र्ज़ था, खासकर तब जबकि एक बीवी जिसकी यादों में से अपने पति के साथ बिताए गए सारे पल गायब हो चुके थे और जब वो दोबारा अपने पति को पहचानना चाहती थी। अनीका की बड़ी बड़ी आंखें रोहित पर टिकी हुई थी। अनीका बड़ी ही बेसब्री से रोहित के जवाब का इंतजार कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर रोहित उसके सवाल का क्या जवाब देगा। वैसे तो रोहित ज़्यादा शराब नहीं पीता था और ये बात अनीका अच्छी तरह से जानती थी, मगर याददाश्त खो चुकी अनीका जानना चाहती थी कि आखिर रोहित शराब पीता था या नहीं। रोहित को मन ही मन सोचकर इस बात पर भी हंसी आने लगी कि एक पत्नी जो अपने पति के चेहरे तक को भूल गई थी, मगर आज भी ऐसी हालत में वो पत्नी अपने पति की बुरी आदतों के बारे में जानना चाहती थी। वैसे अनीका काफ़ी फॉरवर्ड थिंकिंग वाली लड़की थी और अनीका भी अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित हर चीज़ को लिमिट में करना अच्छी तरह से जानता था। मगर आज जो अनीका रोहित के सामने बैठी थी उसे ये नहीं पता था कि रोहित रेगुलर शराब का सेवन नहीं करता था। अनीका का सवाल सुनने के बाद रोहित के चेहरे पर जो परेशानी नजर आ रही थी, वो परेशानी अनीका अच्छी तरह से नोटिस कर रही थी। अनीका देखना चाहती थी कि रोहित अनीका को क्या जवाब देगा। पहले तो अनीका ने सोचा था कि वो ये सवाल रोहित से तब करेगी जब वो लोग होटल पहुंच जाएंगे, और फिर अनीका को याद आया कि नहीं, ये सही नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर बच्चे भी होंगे और उनके सामने इस तरह का सवाल करना ठीक नहीं होगा। इसी वजह से अनीका ने ये सवाल रोहित के कार के अंदर बैठे हुए ही कर लिया था। अनीका ने अपनी आंखों से बीती रात रोहित के बेडरूम में शराब की बोतलें देखी थी और अब अनीका जानना चाहती थी कि आखिर रोहित उसके सामने ये बात कबूल करता भी है या नहीं। अनीका मन ही मन ये सोचने लगी थी कि अगर रोहित अनीका से झूठ बोलता है तब जरूर रोहित की असली और नकली चेहरे की बात सच हो सकती है। रोहित का जवाब सुनने के लिए अनीका के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। अपने अतीत को भुला चुकी अनीका अपने वर्तमान और अपने भविष्य से जुड़ी सबसे अहम कड़ी का सच जानने की कोशिश कर रही थी। तभी कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रोहित ने अनीका की ओर देखकर कहा, पता ही नहीं चल रहा है तुम पत्नियां किस मिट्टी की बनी होती हो। याददाश्त खो चुकी है मगर पति पर शक करना भूल नहीं पा रही हो। इतना कहकर रोहित अनीका को देखने लगा। रोहित का जवाब सुनकर अनीका उसे हैरानी से देखने लगी। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन आ गई थी। अनीका अब रोहित के आगे का जवाब सुनने के लिए तैयार थी। वो कभी नीचे की ओर देखती तो कभी रोहित के चेहरे की ओर। अनीका को ऐसी हालत में देखकर मुस्कुराते हुए रोहित ने अनीका से आगे कहा, देखो अनीका, पुरानी अनीका अच्छी तरह से जानती थी कि मैं कभी कभार वाइन पीता हूँ, मगर मैं रेगुलरली शराब नहीं पीता, बस कभी कभार शराब पी लेता हूँ। और इससे पहले कि तुम कुछ और पूछो, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि मैं कभी कभार सिगार भी पी लेता हूँ। हालांकि इस मामले में मैं रेगुलर बिल्कुल भी नहीं हूँ। पुरानी अनीका इन सारी आदतों के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। हम बच्चे इस बारे में नहीं जानते और प्लीज़ तुम भी उन्हें कुछ मत बताना। मगर अचानक तुमने सवाल क्यों पूछा? अनीका ने जैसे ही रोहित का जवाब सुना, एक पल के लिए अनीका को कम से कम इस बात की राहत महसूस हुई कि रोहित अनीका से कुछ छुपाना नहीं चाहता था, न सिर्फ शराब के बारे में, मगर रोहित ने अपने सिगार पीने के बारे में भी अनीका को सब कुछ सच बता दिया था। अनीका को अपने दिल के एक कोने में कहीं ना कहीं खुशी हो रही थी, पर बार बार उसका मन बेचैन हो रहा था जब भी वो ट्रे में रखी उन चीज़ों को याद करती। अनीका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच का पहलू कौन सा है। अभी भी अनीका को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे रोहित को ये बताना चाहिए कि नहीं, कि वो मन में क्या सोच रही थी। सबूत के तौर पर कुसुम के घर से जो सिगार के टुकड़े और शराब की बोतल मिली थी वो ठीक वैसे ही थे जैसे अनीका ने रोहित के बेडरूम में देखे थे। मगर अनीका इस कन्फ्यूज़न में थी कि उसे ये बात रोहित को कहना भी चाहिए या नहीं। अनीका के साथ बात करते हुए रोहित कुछ वक्त के लिए भूल गया था कि उनके बच्चों की खबर लेने के लिए सनी और अलेक्जेंडर को कॉल लगाने की कोशिश की थी।
मगर अब तक दोनों में से किसी ने रोहित का कॉल बैक नहीं किया था। तभी अचानक से रोहित ने अपना हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, ओह, मैं अलेक्जेंडर को दोबारा कॉल करना भूल ही गया। जब रोहित को अचानक ये बात वापस से याद आई तो रोहित ने एक झटके से अपने हाथों में पकड़ा हुआ फ़ोन फिर से अपने सामने लाया और एक बार आर्यन का नंबर डायल किया। कुछ देर तक रिंग बजती रही मगर आर्यन ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। रोहित को ये पूरे की पूरी बात काफ़ी अजीब लग रही थी। रोहित को अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ था ऐसा कि कोई उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। तभी रोहित को मन ही मन शक होने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। रोहित जहाँ बच्चों के लिए परेशान हो रहा था वो वहीं गहरी सोच में डूबी हुई अनिका खिड़की के बाहर मनाली की वादियाँ देख रही थी, जिन राज्यों में अनिका ने अपना पूरा बचपन गुजारा था। उन वादियों को अनिका पूरी तरह से भूल चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। अनिका के लिए ये सब कुछ एकदम नया था, सब कुछ फ्रेश। अनिका को यही लग रहा था कि वो पहली बार इन वादियों को देख रही थी। अनिका मन ही मन को सोचते हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। बच्चे रोहित का कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। ये बात रोहित अनिका को बताकर उसे और भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। अचानक जब अनिका की नज़र रोहित की नज़रों से टकराई तो अनिका ने देखा कि रोहित काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। रोहित बार बार किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक अनिका को भी ये महसूस हुआ कि हो ना हो रोहित के चेहरे पर ये परेशानी बच्चों को लेकर थी। इसलिए अनिका ने धीमी आवाज़ से रोहित से पूछा, बच्चे ठीक तो है ना? अनिका के मुंह से ये बात सुनते ही रोहित चौंक कर अनिका की ओर देखने लगा। अपने चेहरे के हाव भाव को संभालते हुए रोहित ने अपने चेहरे पर एक काफ़ी सॉफ्ट मुस्कुराहट लाते हुए अनिका से कहा, हाँ बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। बच्चों को क्या हो सकता है? बच्चों के साथ सनी है, हमारी इतनी बड़ी सिक्योरिटी टीम है, तुम बेफिक्र रहो। अनिका को ये कहने के बाद रोहित ने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के एक सीनियर मैनेजर को कॉल लगाया। मैनेजर ने जैसे ही कॉल रिसीव किया रोहित ने उस मैनेजर से पूछा, मैनेजर बच्चे कहाँ हैं, सनी कहाँ है, वो ठीक तो है ना? रोहित की आवाज़ सुनते ही मैनेजर की आवाज़ में हड़बड़ाहट साफ नजर आने लगी। अटकती हुई आवाज़ में मैनेजर ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, सर वो सनी साहब और बच्चे नीचे पूल एरिया में गेम खेल रहे हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारी होटल की सिक्योरिटी, आपके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड सनी सर, सब लोग बच्चों के साथ हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मैनेजर की बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर राहत नजर आने लगी। रोहित ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए मैनेजर से कहा, ठीक है, हम लोग कुछ ही देर में आ रहे हैं, बच्चों को खेलने दो। जैसे ही रोहित ने कॉल डिस्कनेक्ट किया अनिका ने रोहित से पूछा, क्या हुआ, बच्चे कहाँ हैं? अनिका ने अभी अभी अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा था उसके बाद अनिका का दिल काफ़ी दहल चुका था। अनिका की इमोशनल हालत अच्छी तरह समझते हुए रोहित ने अनिका से कहा, नहीं बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, वो लोग पूल एरिया में खेल रहे हैं। दरअसल मैंने बच्चों को कॉल लगाने की कोशिश की मगर वो लोग मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे। सनी भी मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, इसलिए कुछ देर के लिए मुझे थोड़ी चिंता हो गई थी। मगर अभी अभी मैनेजर ने बताया कि सभी के सभी पूल में मस्ती कर रहे हैं और तुम तो अब तक बच्चों को अच्छी तरह से जान चुकी हो। हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा समझदार हैं, वो न सिर्फ अपना मगर एक दूसरे का भी ख्याल रखना अच्छी तरह से जानते हैं। फिक्र करने की कोई बात नहीं, हम अगले 10 मिनट में बच्चों के साथ होंगे। इतना कहने के बाद रोहित चुप हो गया और अनिका की तरफ देखने लगा। अनिका को भी रोहित की बात सुनकर राहत महसूस हुई। वह दोबारा से खिड़की के बाहर देखने लगी। अब रोहित भी रिलैक्स नजर आ रहा था। वहाँ होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के स्विंग पूल एरिया के बाहर पूरी तरह से पानी में भीगा हुआ सनी अपने स्विंग शॉर्ट्स में थर-थर काँप रहा था। मनाली में पड़ने वाली सर्दी और शरीर का स्विंग पूल का पानी, सनी की हालत बिल्कुल किसी गीली भीगी बिल्ली की जैसी हो गई थी। सनी को देखकर रिया जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रही थी। वहीं शर्मिला के चेहरे पर भी हल्की हल्की मुस्कुराहट नजर आ रही थी। सनी के गाल पूरी तरह से लाल पड़ चुके थे। आसपास खड़े सिक्योरिटी गार्ड ये समझ नहीं पा रहे थे कि सनी के गाल किस वजह से लाल हुए थे, ठंड की वजह से या फिर शर्मिला की मुस्कुराहट देखकर सनी के गाल लाल होने लगे थे। ये बात समझना बहुत मुश्किल हो गया था। स्विमिंग पूल के ठीक बगल में एक बड़ा सा सांप सीढ़ी का बोर्ड डिज़ाइन किया गया था जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। शर्मिला ने एक के बाद एक तीनों बार बच्चों और सनी को सांप सीढ़ी का खेल खिलाया था। मगर हैरानी की बात ये थी कि तीनों बार रिया सबसे पहले 100 नंबर तक पहुंच जाती थी। एक तरफ रिया उछल उछल कर डांस कर रही थी
तो दूसरी तरफ रिया के दोनों भाई आर्यन और अलेक्जेंडर एक दूसरे को देखकर ये सोच रहे थे कि सांप सीढ़ी के खेल में टैलेंट से ज्यादा किस्मत की जरूरत होती है। जो नंबर पड़ते थे उसी हिसाब से प्लेयर की चाल चलनी होती थी। मगर हैरत की बात ये थी कि 3 बार गेम खेलने के बावजूद हमेशा ही फेंके गए पासे रिया की ही फेवर करते थे। आर्यन और अलेक्जेंडर को लग रहा था कि उनकी किस्मत बहुत ही खराब थी। आर्यन और अलेक्जेंडर को देख कर रहा था तो कभी सांप सीढ़ी की तरफ देख रहा था, पर वहीं सनी था जो अभी भी शर्मिला की ओर देखे जा रहा था। उसकी आंखें शर्मिला से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सनी शर्मिला को देखने में इतना खो चुका था कि वो कांप रहा था, मगर वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा था। रिया उछल उछल कर डांस कर रही थी, वहीं ठंड के मारे सनी थर थर कांप रहा था। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए शर्मिला ने एक डीजे भी बुला रखा था जो बच्चों की पसंद के वेस्टर्न सॉन्ग बजाकर बच्चों का उत्साह बढ़ा रहा था। हर म्यूजिक की बीट पर रिया डांस मूव्स करके अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रही थी। रिया के लिए शर्मिला ने एक मेडल भी बनवाया था। रिया को फर्स्ट प्राइज का मेडल देने के बाद शर्मिला ने रिया को एक प्रिंसेस का क्राउन भी पहनाया। अलेक्जेंडर और आर्यन ये देखकर भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे कि शर्मिला को पहले से कैसे पता था कि रिया ही जीतने वाली थी। अक्सर ऐसी गेम्स में प्राइज भी इस तरह के दिए जाते थे जो मेल और फीमेल दोनों के काम आए, मगर आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों को इस बात की बड़ी हैरानी हो रही थी कि शर्मिला ने पहले से ही एक प्रिंसेस क्राउन बनवाकर रेडी रखा था। रिया को डांस की बीट पर नाचते हुए देखकर शर्मिला ने रिया से कहा, वाओ, सचमुच तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हो बल्कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी हो। मेरी बात याद रखना, अगर तुम बड़ी होकर एक एक्ट्रेस बनोगी तो न सिर्फ इस देश की बल्कि इस दुनिया की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस बनोगी। शर्मिला की बात सुनते ही रिया के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई और रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, थैंक यू सो मच शर्मिला आंटी, आई लव यू सो मच। रिया शर्मिला को हाई फाई देकर अपनी जीत सेलिब्रेट करने लगी। म्यूजिक जोर जोर से बज रहा था और म्यूजिक के ताल की बीट पर रिया भी अपने पांव थिरका रही थी। वैसे तो आसपास खड़े रोहित के सिक्योरिटी गार्ड एक बात को लेकर काफ़ी खुश थे कि काफ़ी दिनों बाद बच्चों के चेहरे पर इतनी मुस्कान नजर आ रही थी। रोहित का परिवार फिर से पहले की तरह खुश नजर आ रहा था, मगर साथ ही साथ वो सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड इस बात को लेकर भी परेशान थे कि आखिर शर्मिला की आंखें ज़्यादा कमज़ोर थी या फिर उसकी मैथ। हर बार शर्मिला ने रिया के पास से गलत गिने थे, जिसकी वजह से ही रिया पर हर गेम में सबसे पहले 100 नंबर तक पहुंच जाती थी। वहीं बेचारे सनी के पास से हर बार गलत गिनने की वजह से सनी को सांप काट लेता और सनी को ठंडे पानी में डुबकी लगानी पड़ती। मनाली में पड़ रही ठंड की वजह से सनी का पूरा शरीर कांपे जा रहा था। साथ ही साथ सनी के दांत भी ठंड की वजह से कटकटाने लगे थे। मगर इतनी ठंड महसूस करने के बाद सनी बड़े ही प्यार से शर्मिला की ओर देख रहा था। वो बार बार शर्मिला को देखकर खुश हो रहा था। सनी को बस इसी चीज़ की खुशी थी। वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो अपनी बहन के लिए खुश थे। उन्हें खुशी थी कि रिया सब कुछ भूल कर खुश होकर डांस कर रही थी। तभी अलेक्जेंडर ने आर्यन की ओर देखकर कहा, देख रहे हो ये रिया किस तरह खुश हो रही है। हाँ, होगी भी क्यों नहीं, हर बार यही जीतती है। हम तो बेकार में खेल रहे थे। जब भी मैं ऊपर सीढ़ी चढ़ने वाला ही होता था कि तभी पासे में ऐसा नंबर आ जाता कि मुझे नीचे जाना पड़ता और मुझे सांप खा लेता। बाय द वे, मैं रिया के लिए बहुत खुश हूँ, आर्यन ने रिया को देखकर कहा। उसकी बात सुनकर अलेक्जेंडर ने भी हाँ में सर हिला दिया। अलेक्जेंडर और आर्यन गेम और उसके बाद रिया की सेलिब्रेशन में इतना खो गए थे कि उनको वक्त का पता ही नहीं चला। नहीं उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अभी तक रोहित और अनिका नहीं आए थे। रिया जब सेलिब्रेट करते हुए शर्मिला के गले मिली, उसी वक्त रोहित और अनिका भी होटल के पूल एरिया में दाखिल हुए। रिया को इतना खुश देखकर पहले तो रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर फिर अचानक ही रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि रिया बहुत जल्द शर्मिला के साथ इतनी घुल मिल गई थी। रिया भी बिल्कुल अलेक्जेंडर और आर्यन की तरह बड़ों के साथ प्यार से और बड़े ही रिस्पेक्ट से बात करती थी, मगर किसी अनजान शख्स के साथ रिया हमेशा ही एक तरह की दूरी बनाए रखती थी। न तो कभी रोहित ने और न ही कभी अनिका ने रिया को अनजान लोगों के साथ इस तरह से पेश आना सिखाया था, मगर कहीं ना कहीं ये रिया की इनबिल्ट क्वालिटी थी कि रिया जल्दी अनजान लोगों के साथ घुलती मिलती नहीं थी।
रिया का स्वभाव अपने भाइयों से बिल्कुल विपरीत था और आर्यन और अलेक्जेंडर बातें कम किया करते थे, मगर जब लोगों पर विश्वास करने की बात आती तो अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही लोगों पर विश्वास रखने से पीछे नहीं हटते थे। वहीं रिया बातें बहुत ज़्यादा किया करती थी, मगर अनजान लोगों पर जल्दी विश्वास रखना उसकी फितरत में नहीं था। कहीं ना कहीं रिया को ये क्वालिटी रोहित के साथ मैच होती थी और अलेक्जेंडर और आर्यन की क्वालिटी कहीं ना कहीं अनिका के साथ मैच होती थी। रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि रिया बड़े बुजुर्गों की डांट खाने से बचने के लिए, उन्हें मस्का लगाने के लिए कई बार उनसे झूठ मूठ प्यार जताया करती थी। मगर रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि न ही रिया को शर्मिला से कोई डर था और न ही शर्मिला से डांट खाने की नौबत आने वाली थी रिया पर। फिर अचानक रिया का इस तरह से शर्मिला के साथ घुल मिलकर बातें करना और उसे इस तरह से गले लगाना, ये सब कुछ रोहित के लिए काफ़ी शॉकिंग था। रोहित रिया के इस बदलाव को देखकर हैरान तो था ही, पर कहीं ना कहीं वो रिया के लिए खुश था। रोहित को इस बात की भी तसल्ली थी कि रिया और उसके दोनों बच्चे लकड़ी बाजार में हुई घटना को भूल गए थे। शर्मिला और रिया दोनों एक दूसरे को हाई फाई देकर रिया की जीत की खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी अचानक तीनों बच्चों की नज़र लगभग एक साथ अपने मामा पापा पर पड़ी, जिससे ही तीनों बच्चों ने रोहित और अनिका को अपने पास आते हुए देखा। तीनों बच्चे एक साथ चिल्ला चिल्ला कर अपने मम्मी पापा के पास दौड़ पड़े। रिया सबसे पहले दौड़कर अनिका की कमर से जाकर लिपट गई। रिया की हंसी और खुशी को देखकर अनिका को कम से कम इस बात की राहत थी कि बच्चों ने लकड़ी बाजार में जो कुछ भी देखा था वो उसे भूल चुके थे और वो फिर से अपनी रूटीन लाइफ जीने लगे थे। हालांकि अनिका खुद उस सदमे से अब तक बाहर नहीं आ पाई थी। अनिका से लिपटने के बाद रिया ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, मम्मा, क्या आप जानती हैं कि शर्मिला दीदी ने हमारे साथ बहुत सारी मस्ती की है। उन्होंने हमें सांप सीढ़ी का गेम खिलाया। मैं तो अब तक यही समझती थी कि मोबाइल में खेले जाने वाली गेम और वर्चुअल रियलिटी में खेले जाने वाली गेम ही अच्छी होती है और इंटरेस्टिंग होती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इंडोर गेम्स में इतना मज़ा आता है। अगर ये मुझे पता होता तो हम हमारे घर पर भी इसी तरह का एक बड़ा सा बोर्ड लगा देते और रोज सांप सीढ़ी खेलते। फिर कितना मज़ा आता मम्मा। अनिका ने पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी देखा था उससे अभी भी वो सदमे में थी। मगर रिया की बात सुनकर अनिका बड़े ही प्यार से रिया के माथे पर अपना हाथ फिराने लगी। हालांकि अनिका गहरी सोच में डूबी हुई थी, मगर रिया की बातों को सुनकर हल्की हल्की मुस्कान के साथ वो रिया की बातों में हामी भर रही थी। तभी रिया ने अपनी आवाज़ कुछ धीमी करते हुए रोहित और अनिका की ओर देखकर कहा, क्या आप जानते हैं, हमने सांप सीढ़ी की गेम 3 बार खेली, मगर हर बार की तरह इस गेम में भी मैं ही हर बार जीती। अलेक्जेंडर, आर्यन, यहाँ तक कि सनू चाचू मुझे किसी भी गेम में हरा नहीं पाए। अब तो सबको ही पता है कि चाहे कोई भी गेम हो, जीतना तो मुझे ही है। हालांकि रोहित को रिया की खुशी देखकर काफ़ी खुशी हो रही थी, मगर साथ ही साथ रोहित इस बात को लेकर काफ़ी शौक भी था कि रिया शर्मिला के साथ अपनी दोस्ती को लेकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। जब रोहित की नज़र उठाकर शर्मिला की ओर देखा तो शर्मिला धीरे से चलकर रोहित और अनिका के पास आई और धीमी और बड़ी ही प्यारी आवाज़ में अनिका और रोहित की ओर देखकर कहने लगी, सचमुच मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं। हमारे बचपन में तो हमने सिर्फ यही सुना था कि बच्चे या तो पढ़ाई में अच्छे होते हैं या फिर स्पोर्ट्स में, मगर आपकी बेटी तो सचमुच एक गेमिंग चैंपियन है। मुझे सनी सर ने बताया था कि रिया छोटी सी उम्र में ही किस तरह से वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में अपना नाम बना चुकी है। इतना कहने के बाद शर्मिला ने आगे कहा, यहाँ तक कि सनी सर खुद भी रिया बेबी के सबसे बड़े फ़ैन और सबसे बड़े फॉलोअर्स थे। सच कहूँ तो जब मैंने सनी सर की बात सुनी थी तब मुझे काफ़ी अजीब लगा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी कम उम्र का कोई बच्चा इस तरह की बड़ी बड़ी वर्ल्ड गेमिंग चैंपियनशिप कैसे जीत सकता था। मगर अब जब मैंने रिया बेबी को खेलते हुए देखा तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि रिया बेबी इज़ अ जीनियस। रिया ने जब शर्मिला के मुंह से अपनी ये तारीफ सुनी तब रिया के चेहरे की स्माइल और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। रिया और शर्मिला से कुछ ही दूरी पर खड़े अलेक्जेंडर और आर्यन हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि सांप सीढ़ी के खेल में किस तरह से कोई जीनियस बन सकता था। सांप सीढ़ी का खेल सिर्फ और सिर्फ नसीब के भरोसे खेला जा सकता था। पासों में जो नंबर आएगा उस नंबर के सहारे से जीत हार का फैसला होता था। इसमें टैलेंट की बात कहाँ से आ गई।
ये बात अलेक्जेंडर और आर्यन की समझ से बाहर थी। वो दोनों मन ही मन इसी बारे में सोच रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि शर्मिला जो भी बोल रही थी उसके पीछे कोई लॉजिक है भी या नहीं। वही शर्मिला के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रिया अपने होठ दबाकर अपना सर फख्र से ऊंचा करके अपने पापा की ओर देखने लगी। ऐसा नहीं था कि रिया को अपने भाइयों को नीचा दिखाने में मजा आता था, मगर रिया उस स्वभाव की लड़की थी जिसने अपनी तारीफ सुनना बेहद पसंद था। शर्मिला की बातें सुनने के बाद रोहित ने रिया को अपने पास बुलाकर शर्मिला की ओर देखकर कहा, वेल थैंक यू वेरी मच मेरी बेटी की इतनी तारीफ करने के लिए और बच्चों का ख्याल रखने के लिए। आई मस्ट से यू आर क्वाइट गुड इन योर जॉब। पूरी तरह से पानी में भीगे हुए सनी ने जब रोहित की ये बात सुनी तब अपने दोनों हाथ एक दूसरे पर रखकर ठिठुरता हुआ शरीर लेकर सनी रोहित के पास आया और कांपती हुई आवाज में रोहित से कहने लगा, अरे रोहित भैया, शर्मिला ने ये सब कुछ जो भी किया है वो अपनी ड्यूटी का हिस्सा समझकर नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा होने के नाते किया है। जैसे ही सनी की ये बात पास खड़े लोगों ने सुनी, सभी लोग चौंक कर सनी की ओर देखने लगे। शर्मिला ने भी शर्म से अपना सर झुका लिया। तभी अपनी बात बदलते हुए सनी ने रोहित की ओर देखकर कांपती हुई आवाज में कहा, मेरा मतलब है भैया, आप और अनिका भाभी दोनों बच्चों के साथ नहीं थे। ऐसे में बच्चों को एंटरटेन करना, बच्चों का देखभाल करना शर्मिला ने अपना फर्ज समझकर किया है। ये सब कुछ शर्मिला ने खुद अरेंज किया है। देखिए कितना बड़ा सांप सीढ़ी का बोर्ड बनवाया है। इतना कहकर सनी ने हाथ के सामने इशारा किया जहां पर वो सांप सीढ़ी का बोर्ड बना हुआ था। सांप सीढ़ी के बड़े से बोर्ड पर नजर डालते हुए रोहित ने शर्मिला की ओर देखकर कहा, दैट इज़ वेरी थॉटफुल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच मेरी रिया को इन सारी गेम से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। वरना रिया तो हमेशा से यही समझती है कि गेम सिर्फ कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन पर खेली जाती हैं। आज की जनरेशन के बच्चों के लिए ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि गेम्स इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के बाहर भी खेली जाती है। जब रोहित ने देखा कि आर्यन और अलेक्जेंडर का शरीर पानी से भीगा हुआ था तब दोनों को अपने पास बुलाते हुए रोहित ने कहा, मुझे लगता है अब हमें कमरे में जाना चाहिए। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और तुम्हारे शरीर भी गीले हुए हैं, तुम बीमार पड़ जाओगे। इससे पहले अपने कपड़े बदल लो और फ्रेश हो जाओ। इसके बाद रोहित ने सनी की ओर देखकर कहा, और सनी तुम्हारी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब लग रही है, पूरा शरीर कांप रहा है। तुम पोर्ट पर भी चढ़े थे या सारा वक्त तुमने पानी में ही गुजार दिया। रोहित की ये बात सुनते ही रिया ने हंसते हुए कहा, सनी चाचू जैसे ही जीरो से आगे बढ़ते उन्हें सांप काट लेता था और तुरंत उन्हें पानी में डुबकी लगानी पड़ती थी। सनी चाचू तो कभी 7 नंबर से आगे पहुंची ही नहीं। इतना कहकर रिया जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी देखकर अनिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ठंड की वजह से सनी के दांत कांप रहे थे। दांतों के एक दूसरे से कटकटाने की वजह से सनी के मुंह से एक अजीब तरह की आवाज़ निकल रही थी। सनी की ऐसी हालत को देखकर शर्मिला को मन ही मन हंसी आ रही थी। वहीं अनिका बड़ी ही मासूमियत से उसकी तरफ देख रही थी। सनी को ऐसी हालत में देखकर रोहित ने सनी से कहा, अरे तुम जल्दी जाओ और कपड़े बदल लो। अगर बीमार पड़ गए और तुम्हें अगर काम से छुट्टी लेनी पड़ी तो याद रखना तुम्हारी तनख्वाह से पैसे कट जाएंगे। रोहित की इस बात पर शर्मिला और रिया दोनों ही मुस्कुराने लगे। अलेक्जेंडर और आर्यन के कंधों पर टॉवेल रखने के बाद रोहित तीनों बच्चों को अपने साथ प्रेसिडेंटल स्वीट की ओर ले जाने लगा। तभी अचानक रोहित ने नोटिस किया कि अनिका अभी भी उसी जगह पर खड़ी गहरी सोच में डूबी हुई थी। रोहित ने अनिका को आवाज़ लगाते हुए कहा, अनिका। जैसे ही अनिका ने रोहित की आवाज़ सुनी अचानक ही वो अपनी गहरी सोच से बाहर आई और रोहित की ओर देखकर कहने लगी, आप लोग ऊपर जाइए, मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगी। अनिका की यह बात सुनकर रोहित और आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए। अनिका की बात सुनकर रोहित काफ़ी चौंक गया। रोहित ने इस बात को ऑब्जर्व किया था कि जब से अनिका को पुलिस स्टेशन में वो लेडी इंस्पेक्टर इंटेरोगेशन के लिए ले गई थी, उसके बाद अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस काफ़ी अलग हो गए थे। अनिका के चेहरे पर कुछ ज़्यादा ही परेशानी नज़र आ रही थी। याददाश्त खोने के बाद वैसे तो कई बार रोहित ने अनिका को परेशान देखा था, मगर आज अनिका के चेहरे पर कुछ ज़्यादा ही परेशानी नज़र आ रही थी। रोहित जानता था कि अनिका ने कुसुम के साथ जो कुछ भी होते हुए देखा था और कुसुम की बूढ़ी माँ ने जब अनिका की आंखों के सामने दम तोड़ा था, उसके बाद अनिका काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही थी। मगर जब से अनिका उस इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकली थी,
तब से लेकर अब तक अनिका के चेहरे की परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसे हालात में रोहित भी अनिका को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। रोहित समझ सकता था कि उसके अतीत को ढूंढ रही अनिका कुछ वक्त अकेले में अपने साथ वक्त गुजारना चाहती थी। इसलिए अनिका को बिना कुछ कहे रोहित ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया। रोहित का इशारा मिलते ही सिक्योरिटी गार्ड समझ गए कि उन्हें अनिका के साथ रहना है और बिल्कुल सतर्क रहना है। अपने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा करने के बाद रोहित बच्चों को लेकर प्रेसिडेंटल स्वीट के अंदर जाने के लिए एलिवेटर की ओर मुड़ गया। बच्चों के जाने के बाद शर्मिला बिखरे हुए सामान को समेटने में लग गई। बाकी होटल का स्टाफ भी पूल के आसपास बिखरे हुए सामान को समेटने में लग गया। तभी अनिका, जो अपनी गहरी सोच में डूबी हुई थी, वो पूल साइड से होते हुए होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के टेरेस गार्डन की ओर पहुंची। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का टेरेस गार्डन पर्यटकों में काफ़ी फेमस था। जो भी टूरिस्ट पैराडाइज इंटरनेशनल में ठहरते थे वो सनराइज देखने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के टेरेस गार्डन में ज़रूर पहुंचते थे। हालांकि शाम होने वाली थी, मगर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के टेरेस गार्डन से पूरे मनाली का व्यू काफ़ी बेहतरीन नज़र आता था। तेज हवा के झोंके अनिका अपने पूरे बदन पर महसूस कर पा रही थी और ठंडी ठंडी हवा शरीर पर लगने की वजह से अनिका को हल्की हल्की ठंड भी महसूस होने लगी थी। अनिका होटल पैराडाइज इंटरनेशनल होटल के टेरेस गार्डन की एज पर खड़ी होकर कुदरत के नज़ारे को अपनी आंखों में भरने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चित्रकार ने खुद अपनी आंखों से कुदरत को पेंट किया हो। ऊपर नीला आसमान जैसे जैसे धरती से मिलने लगता, उसका रंग बदलता जाता। नीला आसमान हल्का हल्का नारंगी होता जाता और फिर अचानक अनिका की आंखों से सफ़ेद पहाड़ों की चोटी का नज़ारा टकराता। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका भी इसी कुदरत का हिस्सा थी, मगर अनिका को कुदरत का हर नज़ारा जैसे नया सा लग रहा था। अगर कुदरत के नज़ारों को अपनी आंखों में समाती हुई अनिका को कोई देखे, तब उसे समझ में आए कि इंसान की ज़िंदगी में याददाश्त भी कितनी ज़रूरी होती है। इंसान को अगर ऑक्सीजन ना मिले तो वो मर सकता है, पानी ना मिले तब वो भी मर सकता है। इंसान अगर खाना ना खाए तो कुछ दिन में दम तोड़ सकता है, मगर उस इंसान का क्या होगा जिसे ये सब कुछ तो मिल रहा है, मगर वो बस जिंदा होने के मायने भूल चुका है। रोहित की असलियत और रोहित की असली पहचान से जूझ रही अनिका के कानों पर अचानक ही एक जानी पहचानी आवाज़ पड़ी। हेलो मिस अनिका, चलिए आखिर आपसे फिर से मुलाकात हो ही गई। जब अनिका ने मुड़कर पीछे देखा तो टेरेस गार्डन पर एक छोटा सा शामियाना बनाया गया था। वो शामियाना बिल्कुल किसी राजा महाराजा के शामियाने की तरह लग रहा था। टेरेस गार्डन में जोर की हवा गुजर रही थी, जिस वजह से शामियाने का सफ़ेद कपड़ा आसमान की ओर लहराता हुआ नजर आ रहा था। कांच के झूमर के कुछ हिस्सों का एक दूसरे से टकराने की वजह से उनमें से एक तरह का म्यूजिकल रिदम सुनाई दे रहा था। तभी अनिका की नज़र शामियाने के बीचों बीच बैठे सागर सन्याल पर पड़ी। सागर का चेहरा अनिका को अच्छी तरह से याद था। शाम का वक्त था। सागर अपने शामियाने में बैठकर शराब पी रहा था। हल्के हल्के म्यूजिक में सागर एक के बाद एक गिलास से शराब के सिप ले रहा था। मगर अनिका के लिए हैरानी की बात ये थी कि सागर ने जीन्स और स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे, मगर सागर ने न तो शर्ट पहनी थी और न ही टी शर्ट। सागर को देखकर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे सागर को अपनी बॉडी और अपने मसल्स को लेकर कुछ ज़्यादा ही गर्व महसूस हो रहा था। अनिका को देखते ही सागर अपनी जगह से खड़ा हुआ और वाइन का ग्लास अपने हाथों में पकड़े हुए धीरे धीरे अनिका की ओर आगे बढ़ाने लगा। अनिका भी इस बार सागर से नजरें हटाने के बजाय बड़े ही गौर से सागर की हर हरकत को देखने लगी। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर सागर सन्याल कौन था। सागर ने रोहित के बारे में अनिका के मन में जो शक पैदा करने की कोशिश की थी, आखिर उसके पीछे क्या राज था। सागर के गले में एक सोने की चैन थी और सागर की छाती पर एक बड़ा सा लॉकेट नजर आ रहा था। अनिका बड़े ही ध्यान से सागर की पर्सनैलिटी को देख रही थी। तभी अनिका की नज़र पड़ी और उसने देखा कि सागर के लॉकेट में एक खाली जगह नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस लॉकेट में कहीं कोई हीरा लगा हुआ था, जो अब उस लॉकेट से मिसिंग था। सागर ने हाथों में महंगी चमकदार घड़ी पहनी हुई थी और एक हाथ में गिलास लेकर मुस्कुराते हुए सागर अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। अनिका को अपनी ओर इस तरह से देखते हुए सागर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और अनिका के बिल्कुल पास पहुंचने के बाद सागर ने अनिका से कहा,
अक्सर लड़कियां मुझे इसी तरह से देखा करती हैं, मगर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप जैसी खूबसूरत लड़की भी मुझे बस एक नज़र देखती ही रह जाएगी। चलिए, हमारी तरफ आपकी नज़रों ने तो कम से कम दोस्ती का एक कदम आगे बढ़ाया। ये कहने के बाद सागर ने अपना एक हाथ अनिका की तरफ आगे बढ़ा दिया। अनिका ने सागर का बढ़ा हुआ हाथ तो देखा, मगर उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए फिर से अनिका कुदरत के नज़ारों को देखने लगी। अनिका का ये रिएक्शन देखकर सागर भी मनाली के खूबसूरत नज़ारों की ओर अपनी नज़रें घुमाते हुए कहने लगा, वही आपकी ये बात भी बिल्कुल ठीक है। भले ही हम इंसानों को कुदरत ने बनाया है, मगर इस कुदरत के सामने हमारी ब्यूटी तो कुछ भी नहीं है। मगर हाँ, आपकी खूबसूरती को देखकर मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि कुदरत भी आपको देखकर सोचती होगी कि आप दोनों में ज़्यादा खूबसूरत कौन है। आधे कपड़ों में अनिका के ठीक बगल में खड़े सागर से अनिका को कुछ पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही थी, मगर सागर भी अनिका से इस तरह से चिपक गया था जैसे गुड़ के ऊपर मक्खी। अनिका को नहीं सागर के कॉम्प्लीमेंट्स में दिलचस्पी थी और न ही अनिका को सागर की तारीफें पसंद आ रही थी। अनिका बड़ी ही शांति से मनाली के नज़ारों को अपनी आंखों में भरने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ अपने और रोहित के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक सागर के पीछे खड़े उसके आदमी ने सागर के हाथ में एक कार्ड दिया। जो कार्ड अनिका की तरफ आगे बढ़ाते हुए सागर ने कहा, इस कार्ड में मेरा प्राइवेट और पर्सनल दोनों नंबर हैं, आप जब चाहे मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। सागर कुछ देर तक अनिका के रिएक्शन का इंतज़ार करता रहा, मगर अनिका ने सागर की न तो बात का जवाब देना जरूरी समझा और न ही सागर के हाथों से उसका कार्ड लेना जरूरी समझा। अनिका ने सागर की बातों को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। ये देखते हुए सागर ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों में पकड़ा हुआ कार्ड अपनी उंगलियों में फेरते हुए कहा, चलिए मैडम, आपसे दोस्ती के बारे में अपने मन में चल रहे ख्यालों को मैं कुछ देर के लिए सस्पेंड कर देता हूँ, मगर ये कार्ड रखिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ज़रूर एक ना एक दिन आपके काम आऊँगा। अगर साफ साफ शब्द में कहूँ तो आपके पति के अतीत से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं मेरे पास जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, मगर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूर एक ऐसा वक्त आएगा जब आप मुझे खुद कांटेक्ट करेंगी और ये पूछेंगी कि आखिर आपके पति का असली चेहरा क्या है। इतना कहने के बाद सागर ने एक नज़र अनिका की ओर देखा और फिर अपनी भारी आवाज़ में कहा, और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके पति के असली चेहरे के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, क्योंकि ये माना जाता है कि जिस किसी ने आज तक आपके पति का असली चेहरा देखा है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपके पति की असलियत सबके सामने ला सकूं इतने पक्के सबूत तो नहीं है मेरे पास। जैसे ही सागर ने ये बात कही, अनिका ने चौंक कर सागर की तरफ देखा। सागर ने तुरंत अपनी नज़रें झुकाते हुए अनिका से कहा, देखिए, मैं हमेशा सच बोलना पसंद करता हूँ। मैं आपसे इस बात का दावा तो नहीं करूँगा कि मेरे पास पक्के सबूत हैं आपके पति की असलियत को दुनिया के सामने लाने के लिए, मगर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज नहीं तो कल मेरे हाथों सबूत ज़रूर लगेंगे। जहाँ तक मैं आपको देखकर आपके बारे में समझ पाया हूँ और जहाँ तक मैंने आपके बारे में लोगों के मुंह से बातें सुनी हैं, मुझे नहीं लगता कि आप रोहित मारवा के असली चेहरे से परिचित हैं। और मैं भी जानता हूँ कि आप जैसी लड़की ऐसे घिनौने आदमी का किसी भी तरह साथ नहीं देगी। अगर आपको पता चल गया कि उसकी असलियत क्या है, चलिए, बात अगर सच्चाई की और विश्वास की है तो हम भी आपको एक सच्चाई बता देते हैं। इतना कहने के बाद सागर एकाएक चुप हो गया। उसकी चुप्पी देखकर अनिका को थोड़ी हैरानी हुई। वो लगातार सागर की ओर देखने लगी, उसे आगे जानना था। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद सागर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ये बात सच है कि हम नेता भी लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपनी भलाई के लिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं। मेरे लिए कुर्सी का मतलब सिर्फ पावर है, वो पावर जो मुझे विरासत में मिलना चाहिए, वो पावर जो मेरे पापा ने कड़ी मेहनत करके बनाया है। आज योगराज मुझसे वो पावर छीनना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ आपके पति की मदद से। अनिका ने जैसे ही ये बात सुनी, अनिका चौंक कर सागर की ओर देखने लगी। सागर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कल तक जो रोहित मारवा मेरे पापा को फंडिंग किया करता था, अचानक ही उस रोहित मारवा ने योगराज को फंड देना शुरू कर दिया और उसे फंड के सहारे योगराज अपनी ताकत और अपना पावर बढ़ा रहा है। और अब अगले इलेक्शन में मुझसे मेरी विरासत और मेरी पावर छीनने की कोशिश कर रहा है। मेरी ही पार्टी में योगराज मुझे अपना गुलाम बनाना चाहता है।
ये कहते हुए सागर एकदम से गुस्से में आ गया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो मन ही मन योगराज को याद करके गुस्सा कर रहा था, पर तभी उसे ख्याल आया कि वो इस वक्त अनिका के सामने खड़ा है। अनिका को अपने सामने देखते ही सागर एकदम से शांत हो गया। वहीं अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि सागर अनिका के साथ ये सारी बातें क्यों शेयर कर रहा था। हालांकि अनिका ने सागर से कुछ बात तो नहीं की थी, मगर सागर अनिका के चेहरे के हाव भाव से समझ गया था कि अनिका क्या सोच रही थी। अनिका के चेहरे को सागर ने कहीं ना कहीं पढ़ लिया था। सागर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इन सब बातों के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, मगर एक बात है जिससे आपका सीधा कनेक्शन है, और वो है गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। इतना कहकर सागर चुप हो गया और अनिका के चेहरे को देखने लगा। गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम सुनते ही अनिका के कान खड़े हो गए। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर इन सब बातों का गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ क्या कनेक्शन था। सागर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, देखिए, इस वक्त मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ कि रोहित मारवा योगराज को इलेक्शन जिताने में मदद कर रहा है, और बदले में योगराज रोहित मारवा से छीन चुकी नंबर 1 की पोजीशन उसे वापस देने में मदद कर रहा है। सागर सन्याल की ये बात सुनकर अनिका दंग रह गई।